मम्मी, मौसी कब आएगी? बस थोड़ी देर में बेटा, पापा गए हैं लाने। अब मौसा जी भी हमारे साथ ही रहेंगे जैसे मौसी रहती थी। नहीं बेटा, सिर्फ एक रात रुकेंगी। मौसी का बहुत सारा सामान है ना यहाँ। कल वे लोग अपने घर चले जाएंगे बेंगलोर। तो फिर मौसी हमारे यहाँ कभी नहीं आएंगी। हाँ बेटा, अब तंग मत करो, जाकर खेलो, मुझे काम करने दो। विकास अंजू को लेने स्टेशन पहुंच गए। आज अंजू आ रही थी। खुशी से सीमा की आंखें गीली हो रही थी। महीना भर पहले अंजू इसी घर की एक सामान्य सदस्य थी। जब वो पहली बार यहाँ आई थी तब भी इतनी तैयारियां नहीं हुई थी उसके स्वागत की। लेकिन शादीशुदा होते ही मानो उसका ओहदा बढ़ गया था। छोटी बहन की आवभगत में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। विकास ने छेड़ा भी था, एक दिन के लिए इतनी तैयारी, कोई गणमान्य अतिथि आ रहा है क्या? वह भावुक होती थी। अतिथि ही तो हो जाती है ब्याहता बहन। अब चाहकर भी उसे और नहीं रोक पाऊंगी, और ना ही पहले की तरह वह जब जी चाहे छुट्टी लेकर मेरे पास आएगी। इस एक रिश्ते ने बरसों के हमारे रिश्ते और अधिकारों की परिभाषा बदल दी। पर जब रोकने का अधिकार था तब मैंने ही तो उसे घर से निकाल दिया था। सीमा सुबकने लगी तो विकास ने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो सब ठीक होगा, तुम व्यर्थ अपने को दोषी मानती हो। अब उसके सामने इन सब बातों का जिक्र नहीं करना। उसे प्यार से विदा करना। और फिर तैयार होकर वे स्टेशन रवाना हो गए। किंतु सीमा के मन में उथल पुथल सी मची रही। वह सोचने लगी कि यह सब वह अंजू के प्रति अपने प्रेम के लिए कर रही है। यह उस ग्लानि से निजात पाने का उसका प्रयास भर है। शायद वह तब भी स्वार्थी हो उठी थी और अब भी यह उसका स्वार्थ ही है जो वह उसे खुश कर देना चाहती है ताकि उसके पति के सामने उनके गिले शिकवे ना प्रकट हो। सीमा सोचने लगी कि पता नहीं अंजू कैसी होगी, शादी से खुश भी है या नहीं। उसकी ही जिद के आगे मजबूर होकर शादी की थी उसने। कितना लड़ी थी वह उससे। जाने कितने उलाहने लेकर आएगी अंजू। पर मिलने की खुशी से उसकी नाराजगी पल भर में छूमंतर हो गई। फिर सीमा की सोच उड़ान भरने लगी कि उसने कोई गुनाह तो नहीं किया था, उसका भला ही तो चाहा था। सांसारिक नियमों का पालन करते हुए ही तो उसका विवाह कराया था। माना लड़का उसको पसंद नहीं था, पर उसकी जिद के आगे कितने रिश्ते हाथ से निकल गए थे। पढ़ी लिखी, एमकॉम पास, सुंदर, स्मार्ट और एक जानी मानी एडवर्टाइजिंग फर्म में अच्छी तनख्वाह पाने वाली अंजू सबको भा जाती, पर उसे ही कोई अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे अंजू के अच्छे भविष्य की कामना रखने वाली, सदा अपने जीवन का फैसला खुद करना चाहिए का पाठ पढ़ाने वाली सीमा अनजाने ही उसकी लापरवाह मस्त अलहड़ जिंदगी जीने के अंदाज से चिढ़ने लगी थी। उसकी अपनी भी एक जिंदगी थी जिसकी लय बिखर रही थी। बहुत हद तक इसकी जिम्मेदार वह अंजू को मानने लगी थी। कितने समीकरण बने और बिगड़े इस एक साल में। विकास एक इंटरनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर बनकर दिल्ली आ गए। कंपनी की तरफ से फ्लैट, गाड़ी, फ़ोन और तमाम सुविधाएं पाकर बहुत खुश थे दोनों। रिया का एडमिशन भी एक अच्छे पब्लिक स्कूल में हो गया। नए घर में दिन मज़े में बीत रहे थे। एक दिन विकास बोले, इतना बड़ा घर कंपनी ने दिया है और हम कुल मिलाकर 2.5 प्राणी। यहाँ जॉब मार्केट अच्छा है। अंजू को भी यहीं बुला लेते हैं, उसे भी घर का माहौल मिलेगा और साथ ही तुम्हें भी बहन का साथ मिल जाएगा। विकास की बातें सुन खुशी से बौरा गई थी सीमा। शादी के इतने बरसों के बाद छोटी बहन का साथ पाने की लालसा से मन गदगद हो उठा। और फिर अगले ही पल उसने अंजू को फ़ोन पर सारी बातें बताई और आने का आग्रह किया। थैंक यू सो मच दीदी, पर मैं यहाँ ठीक हूँ, जॉब अच्छी है, यहाँ एक रेपो बना हुआ है सबके साथ। वहाँ फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को भी परेशानी होगी। मैं यहाँ सेटल हो गई हूँ। पर काफ़ी जोर देने पर वह मान गई। मम्मी पापा सब इस प्रस्ताव से खुश थे। पापा ने कहा, वह तुम्हारे साथ रहेगी तो हम चिंता मुक्त रहेंगे। अकेली लड़की घर से इतनी दूर रहती है, सोचकर मन हमेशा आशंकित रहता है। मम्मी ने कहा था उसे कुछ घर के तौर तरीके भी सिखाना, उसके लिए लड़का भी देखना। अब वह अपने पैरों पर भी खड़ी है, एक ही जिम्मेदारी है, इससे भी मुक्त हो जाए। 1 महीने बाद ही इस्तीफा देकर अंजू अपना सारा सामान समेटकर सीमा के पास आ गई। कुछ दिन तो उसने ताजे अनुभव सुनने और हंसने में गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव की खामियां जाहिर होने लगी। अपनी नींद, अपना आराम, अपनी सुविधाओं के साथ जरा सी भी एडजस्टमेंट उसे बुरी लगती। शुरू शुरू में उसकी तमाम हरकतों और नादानियों को दोनों यह सोचकर नज़रअंदाज करते रहे कि कम उम्र में परिवार से अलग रहने की वजह से वह आत्म केंद्रित हो गई है। अपने अच्छे बुरे कर्मों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। सारी तकलीफ़ें, अकेलापन, परेशानियां, खुशियां सब अपने तक रखने की आदत हो जाती है। आखिर घर के लोगों से दूर परायों के बीच आप कितना कुछ बांट पाते हैं। देखो,
अब तक तो अपने आप को वही संभाल रही थी ना। अब उसे घर के माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगेगा ही। पर घर से बाहर तो 3-4 सालों से रह रही है। पहले तो घर में ही रहती थी। तुम्हारी शादी के समय 16 साल की थी। मम्मी पापा की लाडली रही है। तुम खुद को परेशान मत करो। किंतु अपनी ही बहन का अजनबियों सा व्यवहार उसे सालने लगा था कि कल तक जिस बहन की काबिलियत पर उसे इतना गुमान था, जिसकी छोटी छोटी उपलब्धियां भी बड़ी लगती थी, अब उस लाडली बहन में उसे 100 खोट दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में नए काम पर जाने लगी थी वह। अच्छी नौकरी का गुरूर स्वभाव में भी झलकने लगा था। वह जब तब ऊंचे स्वर में नौकर पर चिल्लाती, चाय नहीं बनी अभी तक, मेरा नहाने का पानी क्या हुआ, मैं कहकर गई थी, मेरा कमरा क्यों नहीं ठीक किया, आज का पेपर कहाँ है, आदि। अंजू ऊंचे स्वर में अपनी बौखलाहट दिखाती और सीमा सारे काम छोड़ दौड़ कर उसकी परेशानी दूर करने में लग जाती। ममता में अंधी जान ही नहीं पाई कि कब और कैसे वह अपनी छोटी बहन के हाथों की कठपुतली बन गई। यहाँ तक कि नौकर भी उसकी अवहेलना कर अंजू का काम पहले करता। अपने घायल स्वाभिमान की रक्षा वह नौकर को डांट कर या रिया को पीट कर करती। मन ही मन सीमा अंजू को अपना प्रतिद्वंद मानने लगी। अक्सर दोनों में कहासुनी हो जाती। विकास चुटकी लेते, भाई तुम दोनों पहले एक ही घर में एक साथ रहा करती थी ना, पर लगता नहीं। पर क्या सारा कसूर सीमा का ही था? अंजू का रूखा व्यवहार ही उसे उकसाता। बड़ी बहन का आदर करना तो दूर, उल्टा उसमें दोष ढूंढने में उसे मजा आता। दीदी तुम कैसे आउटडेटेड कपड़े पहनती हो, जरा लेटेस्ट ट्राई करो। क्या आंटी बनी घूमती रहती हो, चलो तुम्हारा हुलिया चेंज करवा कर आते हैं। अपनी बिंदास पर्सनैलिटी का वह बड़े फक्र से प्रदर्शन करती। इतना ही नहीं, सबके सामने बात बात में दीदी के लिए इडियट, स्टूपिड और सटअप जैसे संबोधनों का भी प्रयोग करने से वह नहीं चूकती। एक दिन तो खाने की टेबल पर विकास से परिहास कर बैठी, ये क्या जीजा जी किसे शादी कर ली, आपकी पत्नी को तो ना घर सजाना आता है ना ढंग का खाना बनाना, सारे अदब लिहाज ताक पर रख दिए तुम्हारी बहन ने। क्या कहना चाहती थी? वो बहुत काबिल है तुमसे, तुम्हारे कारण बर्दाश्त करता हूँ उसको, वरना क्या मुसीबत मोल ले ली। पति का प्रेम भरा स्पर्श पाकर सीमा रो पड़ी। देखो सीमा, तुम बहुत इमोशनल हो और वह तुम्हारी इसी भावुकता का फायदा उठाकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाती है। तुम उसके लिए बस एक सुविधा का साधन मात्र रह गई हो। अब तक सीमा विकास के सामने बात ना बढ़े यह सोचकर मन महसूस कर रह जाती थी। सोचती, व्यक्ति का व्यवहार उसकी परवरिश का ही परिचायक होता है। क्या सोचेंगे वे जरा जरा सी बात पर लड़ पड़ती हैं दोनों बहनें। इसलिए कभी हंसकर तो कभी क्रोध जताकर शांत रहती। पर विकास, वे तो सब जानते थे कि कैसे उसकी अपनी ही बहन उसके अपने ही घर में उसके प्रभुत्व को नकार रही है। एक दिन की घटना ने सीमा को जमीन पर ला पटका। वह अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से रिसीवर छीनते हुए रिया बोली, यू इडियट मम्मा, ज़रा चुप करोगी, मैं कार्टून देख रही हूँ। अपनी बेटी के मुंह से अपने लिए इडियट शब्द सुन सन्न रह गई थी सीमा। 6 बरस की रिया भी मौसी से प्रभावित होकर उसी की नकल करने लगी थी। सीमा अपमान न सह सकी और 3-4 थप्पड़ रिया के कोमल गालों पर लगा दिए। कई घंटों की कोशिशों के बाद वह चुप हो पाई थी। सीमा रिया को सीने से चिपकाए सोचती रही कि किस कगार पर आकर लुप्त हो गया है उसका व्यक्तित्व अपने ही घर में। 6 बरस की बच्ची भी भाषा के अंतर की महिमा समझ गई थी। नौकर की दबी हंसी फांस सी चुभ गई सीमा के कलेजे में। उसके दिए संस्कारों की धज्जियां उड़ गई थी। सारे आर्डर्स ताक पर रख दिए गए। शाम को बेटी का उतरा चेहरा देखकर घबरा गए थे विकास। पूछा, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? रिया ने रो रो कर पापा से सब कह दिया। उनका भी पारा चढ़ गया। दिन भर के थके हारे वे फट पड़े। बहन इतना कुछ बोल जाती है, मजाक उड़ाती है, इसलिए सब सहन होता है, और छोटी सी बच्ची पर हाथ उठ गया तो माँ होगी कसाई। सहमी सी रिया और चिपट गई पापा से कि कहीं माँ फिर ना मार दे कि शिकायत क्यों की। इन सब से बेखबर अंजू टीवी देख रही थी। उस पर जीजाजी के चिल्लाने का, रिया के रोने का कोई असर नहीं था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि घर का नौकर पीछे खड़ा नायक नायिका का झरने के नीचे चिपटने का दृश्य आंखें फाड़े देखा जा रहा था। सीमा ने जाकर टीवी बंद कर दिया। यह क्या तरीका है दीदी? वह तमतमाकर टीवी की ओर बढ़ी। सीमा ने बीच में ही रोक दिया। देखो अंजू, घर में रहने के कुछ कायदे होते हैं। तुम अकेली नहीं हो, यहाँ और भी लोग रहते हैं। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि घर में एक नौकर भी है। कम से कम ऐसे वाहियात प्रोग्राम मेरे घर में नहीं चलेंगे। थोड़ा तमीज़ सीखो। तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो। नौकर के पास कोई काम नहीं है तो उसे बरामदे में बिठा दो। नौकर के डर से मैं टीवी देखना बंद नहीं कर सकती। जो भी है,
रिया की तबीयत खराब है, टीवी नहीं चलेगा, उसने दृढ़ता से कहा। रिमोट पटक कर उठ खड़ी हुई अंजू और फिर बोली, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ यहाँ रहने आना नहीं चाहती थी। तुम सब ने ही जीत करके मुझे बुलाया, तब तो सबकी बोली में प्रेम टपक रहा था और अब मैं बोझ लगने लगी हूँ। अगर मेरे रहने से इतनी तकलीफ है तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। सीमा पति के सामने शर्म से निगाहें नहीं उठा पा रही थी। कितने प्यार और विश्वास के साथ उन्होंने अंजू को घर में जगह दी थी। जिसे सामंजस्य से बिठाना चाहिए था वही मौज मना रहा था, उल्टा घर वाले मन मसोस कर जी रहे थे। रिया का रोना भी उसे नहीं पिघलाता। महीने भर में वह सबके लिए सिर दर्द बन गई थी। सब उससे करनी काटते, जो उसके लिए अच्छा ही था। उस पर से अंकुश जो हट गया था। मम्मी मौसी कब आएगी? रिया बोली। आ जाएगी बेटी, तुम सो जाओ। वे आएंगी तो मैं उन्हें जगा दूंगी। हल्के हाथों की थपकियों ने थोड़ी ही देर में रिया को नींद के आगोश में सुला दिया। पता नहीं अब भी उसमें बदलाव आया या नहीं। ससुराल में कौन उसके नखरे सहता होगा। उम्र बढ़ने के साथ थोड़ी परिपक्वता, स्वभाव में नरमी, धैर्य तो हर लड़की में आता है, लेकिन वह इन सब किताबी बातों से अछूती थी। उसे छुटकारा पाने के लिए सीमा ने जोर शोर से लड़का देखना शुरू किया। अच्छा रिश्ता मिलना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन उसे हर रिश्ता ही अच्छा लगता और फिर अच्छे रिश्ते की कोई विशेष परिभाषा तो होती नहीं। उसे बस एक ही चिंता रहती कि ज़्यादा देर हो गई तो अंजू को सामंजस्य से बिठाने में परेशानी होगी। कितने जतन किए थे अंजू की शादी के लिए, कितने झूठ बोले थे। जहाँ परिचय बढ़ता वह चुस्त हो जाती। अपने चेहरे की मुस्कान और मधुर व्यवहार से पहली ही मुलाकात में लड़के वालों को प्रभावित कर लेना चाहती थी। मानो उसके गुणों को देखकर वे ही लोग अंजू से रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। सीमा कहती, मेरी बहन बहुत जिम्मेदार और मेहनती है। जॉब के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण है। घर सजाने और नए नए पकवान बनाने का बहुत शौक है इसे। मेरी बहन है इसलिए नहीं कह रही, सच में शी इज़ वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। अंजू सिर झुकाए उसकी बेबसी पर मंद मंद मुस्कुराती रहती। कैसी विडंबना थी। जो मन का बोझ थी उसी की तारीफ में कसीदे पढ़ती, उसके सारे अवगुण छिपा जाती। कहती कैसे कोई अपने सिक्के को खोटा बताता है। अपनी बहन का अच्छा बुरा सोचना सीमा का फर्ज था, किंतु अंजू इन सब परेशानियों से बेखबर बिंदास जीवन जी रही थी। उसे किसी से कोई सरोकार नहीं था। कभी कभी तो सीमा चिढ़कर कहती, भाड़ में जाए, मेरा क्या। जब उम्र निकल जाएगी और ठोकर खाएगी तब अकल आएगी। पर तब तक तो उसे ही झेलना पड़ेगा और उसका धैर्य चुकता जा रहा था। वह जल्द से जल्द बोझ मुक्त हो जाना चाहती थी या फिर अंजू को सबक सिखाना चाहती थी। उसने कोशिश जारी रखा। किसी को ऐसी नहीं वैसी तस्वीर चाहिए। लड़के के माँ बाप पूछते, लड़की गांव देहात में रह लेगी? कहीं माता पिता को सब भाता तो लड़के को लड़की तेज लगती, कहीं सुंदरता भाती तो हाइट कम लगती। किसी को पापा का रिटायर होना कमतर लगता क्योंकि दहेज खास नहीं मिलेगा। किसी को उसकी प्राइवेट नौकरी ही पसंद नहीं आती, सरकारी होती तो अच्छा था। बहुत समय तक बाहर रहना पड़ता है, ऐसे में घर कैसे संभालेगी? हर बार कोई ना कोई कसर रही जाती। एक समान प्रश्न हर लड़के की माँ पूछती, आपकी बहन हॉस्टल में रही है, परिवार में नहीं पली है, तो क्या परिवार में सामंजस्य बिठा पाएगी? नौकरी के साथ साथ घर रिश्तेदारी सब निभा पाएगी? यह कठिन प्रश्न था जिसका जवाब देते जबान लड़खड़ा जाती। कैसे झूठ बोले, बात तो सच थी। दिल 100 बंधनों में जकड़ जाता। इस सौदे में हर व्यक्ति थोड़ा बहुत छल तो करता ही है, किंतु उसके अंदर धोखा देने का एहसास ज़्यादा गहरा जाता। फिर भी मुस्कुराकर धीमे स्वर में कहती, परिवार में ही पली है आंटी, हॉस्टल में कुछ साल ही रही है। अपने संस्कार तो परिवार से जुड़कर रहना ही सिखाते हैं। मेरी ही बहन है, जैसा आप कहेंगी आपके सिखाए अनुसार सब करेगी। सच तो यह था, जब बात नहीं बनती तो एक प्रकार का हल्कापन महसूस करती, जैसे कोई बड़ा अपराध करने से बच गई। अंततः काफ़ी दौड़ धूप देखने दिखाने के बाद यह रिश्ता आया था। अंजू को यह रिश्ता भी पसंद नहीं था। सीमा को उसका अपने जीवन पर ऐसा नियंत्रण देख उससे ईर्ष्या होने लगी थी। पापा, आप लोगों को मेरी शादी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई मजबूर व लाचार नहीं हूँ कि आप लोग जिस चीज़ के पल्ले बांधकर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, अंजू ने कहा। पापा की खामोशी में आग में घी का काम किया। सीमा का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तुझ जैसी बददिमाग जिद्दी लड़की से जो भी शादी कर रहा है, हम पर एहसान कर रहा है। उसका तो भविष्य अंधकारमय है ही। हम लोग तुम्हारे कन्यादान के कर्ज से मुक्त हो जाना चाहते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे घर की शांति नष्ट हो रही है। तुम जल्द से जल्द इस घर से विदा हो, फिर उस घर को जोड़ो चाहे तोड़ो मेरी बला से।
पर अब मेरा घर खाली करो। टपटपाई आंखों से बिना कुछ कहे वह उठ गई थी। पापा को भी स्थिति के विस्फोटक होने का भान नहीं था। सब सहम गए थे कि कहीं वह कुछ कर ना बैठे, लेकिन वह खामोशी रही सारा दिन। पापा फैसला नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ जान से प्यारी चांद सी अंजू, दूसरी तरफ मनचाहे वर का मुंह मांगा दाम और अनिश्चित इंतजार। 2 दिन तक वे टकटकी लगाए दोनों बहनों का शीत युद्ध देखते रहे। विकास ने इन सबसे खुद को अलग कर लिया था। सुबह ऑफिस निकल जाते और शाम को ऑफिस से आते ही रिया के साथ खेलने में बिजी हो जाते। एक बेटी का घर बसाने में कहीं दूसरी बेटी का बसा बसाया संसार ना उजड़ जाए, यह सोचकर और उसकी खामोशी का फायदा उठाकर पापा ने इस रिश्ते पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। आनन फानन में दिन भी तय कर दिया गया। बिना किसी हील हुज्जत के यह शादी संपन्न हो गई थी। फेरों के समय अंजू सूनी आंखों से सुनने में देखती रही थी। उसकी बेबसी सबको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सारी यादें आंसू बनकर गालों पर बह आई। इस 1 महीने में ना जाने कितनी बार स्वयं को दोषी मानकर पछताई थी सीमा। जिस अंजू ने कभी नियम पूर्वक कोई काम नहीं किया था, उसके हाथ में इतने बड़े परिवार की बागडोर थमा दी गई थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े निखिल बेंगलोर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर थे। एक बहन ब्याहता, एक कुंवारी और एक ग्रेजुएट देवर। पिता रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे। लड़के की माँ नहीं थी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सुविधानुसार ही सब करें। निखिल की माँ को बस सुंदर दुल्हन की आस थी। निखिल के पिता ने कहा तो दोनों बहनों ने भी मुस्कुराकर पिता की बात का समर्थन किया था और पापा ने भी निरर्थक मुस्कुराकर लाचार पिता की भांति अंजू का हित नज़रअंदाज कर दिया। विवाह के मामले में आज भी लड़की वाले समझौते का ही सौदा करते हैं, पर यहाँ तो मजबूरी और भी थी। विवाह होने तक सब अपनी राय देते रहे। कोई कहता उम्र में अंजू से 8 साल बड़ा और सुंदरता में अंजू के बराबर नहीं है, तो क्या हुआ, वह अपने पैरों पर खड़ा है और फिर आगे तरक्की ही करेगा। कोई कहता लड़के की सुंदरता नहीं, गुण देखने चाहिए। अंजू रोध होकर अपनी ससुराल विदा हो गई थी, पर उसका मन खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। मेरे अहम और जिद ने क्या से क्या कर दिया। मेरे ही कारण अंजू ने मन मारकर समझौता किया। वह कहीं से अंजू के लायक नहीं था। इतना बड़ा परिवार, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कभी उसको हंसता मुस्कुराता नहीं देख पाऊंगी। कैसे निभाऊंगी। फोन की घंटी बजी। सीमा ने दौड़कर रिसीवर उठाया। विकास ने सूचना दी, हम लोग चल पड़े हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये इंतज़ार बहुत असहनीय होने लगा। सारा दिन यूं ही निकल गया। अब तो रात के खाने के बाद सोना और कल दोपहर में तो वे लोग चले ही जाएंगे। कुछ गपशप भी नहीं हो पाएगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंजू आ गई। अक्सर ऑफिस से आकर वो बेतहाशा घंटी बजाती थी। कितनी बार समझाया उसे कि इस समय रिया सोई होती है, इतनी जोर से घंटी ना बजाया करे, लेकिन सहसा मन भर आया छोटी बहन को देखने को। उसने नम आंखों से दरवाज़ा खोला। अंजू ने अपनी दीदी को झुककर प्रणाम किया। सदा खुश रहो, फूलो फलो। दिल भर आया आशीर्वाद देते हुए। जी नहीं, तेरी तरह फूलने का कोई शौक नहीं है मुझे, वही चंचल जवाब मिला। गौर से अपनी ब्याहता बहन का चेहरा देखा। मांग में चमकता सिंदूर, लाल किनारी की पीली तांत साड़ी, दोनों हाथों में लाख की लाल लाल चूड़ियाँ, सजी धजी प्रतिमा लग रही थी। वह लजा गई। छोड़ दीदी, तंग मत कर, रिया कहाँ है। और फिर रिया रिया पुकारती हुई वह बेडरूम में घुस गई। मन ने टोकना चाहा कि अभी सो रही है, छोड़ दे, पर बोली नहीं, मौसी आई है। वह भी तो देखिए अपनी सजी धजी मौसी को, बड़ी प्यारी लग रही है। अंजू सुंदर तो है ही और निखर गई है। मौसी की गोद में उनिंदी रिया आश्चर्य और कुतूहल से मौसी को निहारते हुए बोली, मौसी बहुत सुंदर लग रही हो आप तो, एकदम मम्मी जैसी सजी हो। उसके इस वाक्य ने सहज ही अंजू को नई श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। उसी एक पल में अनेक प्रतिक्रियाएं हुई। अंजू लजा गई। निखिल ने प्यार से अपनी सुंदर पत्नी को निहारा। विकास की नज़र उन दोनों से फिसलकर सीमा पर स्थिर हो गई। सबके चेहरे पर खुशी और संतोष झलक रहा था। अंजू के चेहरे पर लाली देखकर मन फूलों सा हल्का हो गया। तभी अंजू का अधिकार भरा स्वर गूंजा, निखिल घर पर फ़ोन कर दीजिए कि हम लोग पहुंच गए हैं, और पूछिए अमित की तबीयत अब कैसी है। दोनों ही चौंके। अंजू कब से लोक व्यवहार निभाने लगी। अभी 4 महीने पहले की ही तो बात है। सीमा को बुखार हो गया था, किंतु घर में रहकर भी 3 दिन तक अंजू को कोई खबर नहीं हुई थी। नौकर के सहारे उसका काम चल रहा था।
विकास के हाथ में ब्लड रिपोर्ट और दवाओं को देख वह चौंकी थी। किसकी तबीयत खराब है? सीमा की। वही अंजू आज चिंतातुर दिख रही थी। हमें लगा या तो यह चमत्कार है या फिर दिखावा। चाय पीकर दोनों फ्रेश होकर अपने कमरे में चले गए थे। अंजू के जाने के बाद से उसका कमरा वैसा ही था। ये दोनों भी अपने कमरे में आ गए। विकास अलमारी खोलते हुए बोले, चलो तुम्हारी बहन गृहस्थी के दांव पेच सीखने लगी है। अभी तक का परफॉर्मेंस तो अच्छा है। तभी अंजू प्रकट हुई। आप लोगों के पास मेरे अलावा और कोई बात नहीं है क्या? वह इठलाते हुए बोली। इन्होंने भी चुटकी ली। है, कैसे नहीं। अब इंटरवल के बाद का सिनेमा देखना बाकी है। फर्स्ट हाफ तो हमने रो रो कर बहुत देखा। उम्मीद है अगला हाफ अच्छा होगा। पहली बार विकास ने प्यार से उसके सिर पर चपत लगाई और बाहर चले गए। और बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? सबसे निपटी है ना तेरी? तू खुश तो है ना? अंजू सिलसिलेवार बताती चली गई। इस एक महीने में कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, उसे कैसा लगा, कैसे उसने सहा, कैसे छिप छिप कर रोई, कैसे सिर दर्द और बुखार में न चाहते हुए भी काम करना पड़ा था। ननद की जिद्दी बच्चों की अनगिनत फरमाइशें, छोटी ननद के नखरे आदि। वह रिया को चूमते हुए बोली, अपनी रिया कितनी अच्छी है, ज़रा भी जिद नहीं करती। अपनी प्रशंसा सुन रिया खुश हो गई। मौसी का लाया प्यारा सा लहंगा पहनने लगी। एकाएक अंजू दार्शनिक अंदाज में बोली, दीदी तुम ही कहती थी ना कि कुछ बातें लोक व्यवहार और कुछ शालीनता या कहो फर्ज के दायरे में आकर जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इनके परिवार का अधिकार है मेरे आज के जीवन पर। उसी के एवज में तो पति का स्नेह मान पाती हूँ। ये तमाम सुख सुविधाएं, गहने जेवर, घूमना फिरना, होटलों में खाना, सब सास ससुर की कृपा से ही तो है। उन्होंने ही मेरे पति पर अपना प्रेम, पैसा, मेहनत लुटाई, तभी तो वे इस काबिल हुए कि मैं सुख भोग रही हूँ। तुम ठीक कहती थी दीदी, ससुराल वालों के लिए करने का कोई अंत नहीं है। बस चेहरे पर मुस्कान लिए करते जाओ। पर सब अपने आप हो गया। मैं तुम्हें कितना कमेंट करती थी कि बेकार अपना पैसा लुटाती हो, व्यर्थ सबके लिए मरती हो, किंतु जब खुद पर पड़ी तो तुम्हारी स्थिति समझ आई। इन चंद दिनों में ही वह कितना कुछ बटोर लाई थी कहने सुनने को। फिर वह संजीदा होकर बोली, तुम्हारी बातों को अपनाकर अब तक तो सब ठीक ही रहा है। मैं अपनी सारी बदतमीजियों के लिए दीदी माफ़ी मांगती हूँ। चल पगली कहीं की, मुझे तेरी किसी बात का दुख नहीं। बस तुम अच्छे से सामंजस्य बिठाकर चलना। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। और बता, निखिल अच्छे स्वभाव के तो है ना? बेंगलुरु जा रहे हैं। बेंगलुरु जाकर फिर जॉब ढूंढनी पड़ेगी तुझे। आंसू छिपाते हुए सीमा ने बात बदली। हाँ, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन अभी नए घर की सारी व्यवस्था देखनी होगी। अब वे दिन लद गए जो कमाया उसे उड़ाया। तुम यही चाहती थी ना दीदी, इसलिए मेरी शादी कितनी जल्दी थी तुम्हें। दोनों बहनों की आंखें सजल हो उठी। तभी निखिल ने पुकारा, अंजू, अंजू। आंखें पोंछती हुई उठ खड़ी हुई। चंद ही महीनों में कितना बदलाव आ गया था उसमें। उसे अपनी कमाई का कितना गर्व था। एक बार उसे फिजूल खर्ची न करने की सलाह दी थी तो पलटकर यह टका सा जवाब देकर मुंह बंद कर दिया था उसने। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, जो करूं। मेरी मानो दीदी, तुम भी कोई जॉब कर लो। जॉब करोगी तो इन छोटी छोटी चिंताओं में नहीं पड़ोगी। जब देखो यही रोना, इसकी क्या ज़रूरत है? कोई शौक नहीं। क्या सिर्फ ज़रूरत के लिए ही आदमी जीता है? इच्छाएं कुछ नहीं होती जीवन में? वक्त अंजू की बातों ने अंदर तक उस वक्त अंजू की बातों ने अंदर तक चोट की थी। उसे लगा ठीक ही तो कहती है। वो हर चीज़ ज़रूरत भर की ही तो करती है, खरीदती है। उसे कमी तो किसी बात की ही नहीं थी। पर हाँ, अंजू जैसी स्वतंत्र भी तो नहीं। तुरंत जो जब चाहती है वह तभी कहाँ ले पाती है। अंजू नौकरी करती है तो उसे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं रहती। उसके अंदर एक टीस सी उठी थी। वह उस दिन बिना बात ही विकास से लड़ पड़ी थी। वही अंजू अब कह रही थी कि नौकरी देखेगी। सच है, हर नारी स्वाभाविक रूप से ही परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेती है। अंजू ने अपना कहा सच कर दिखाया था कि जब पड़ेगी ना तो तुमसे बेहतर सब संभाल लूंगी। मन पर लदा बोझ पूरी तरह से हट गया। विकास ने आकर टोका, भाई घर में मेहमान है, ज़रा उनकी तरफ ध्यान दो। अंजू की चिंता छोड़ो, उसे अपनी समझ से अपनी गृहस्थी बसाने दो। मुझे तो आशा है वह अच्छी पत्नी साबित होगी। शादी ऐसा बंधन है जो वक्त के साथ सब निभाना सिखा देता है। तभी बगल वाले कमरे से चूड़ियों की खनखनाहट गूंजी। विकास शरारत से होठ दबाकर मुस्कुराए। अब तो हम पर से भी धर्म पत्नी जी का सेंसर खत्म हो जाएगा, वरना कैसे दूर भागती थी। शर्म करो, अंजू घर में है। अब देखते हैं कैसे भगाती है।
कहकर वे बाहें फैलाकर आगे बढ़े तो सीमा भी बिना किसी दुविधा के उनके बाहों में के घेरे में बंध गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।